Hello everyone, welcome to my UPSC. यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के जनरल स्टडीज़ के 6 टेस्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। 6 प्रैक्टिस टेस्ट, ये आज 7वां प्रैक्टिस टेस्ट है। आप चैनल पे जाके और वो 6 टेस्ट देख सकते हैं। आपको इनका पीडीएफ भी मिल जाएगा। आप ईमेल कर दीजिए पीडीएफ के लिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और सब्सक्राइब करके आप ईमेल के लिए मेल कर दीजिए admin@myupsc.com। आपको आपके ईमेल पे मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि भाई मेल कर दिया है, उनको मिला नहीं है। देखिए, थोड़ा सा टाइम तो लगता है, ऐसा नहीं है आपने मेल कर दिया और आपको 5 मिनट में मिल जाएगा। लगता है थोड़ा सा, आप थोड़ा शाम तक का वेट किया करें, मिल जाता है, हम आपको सेंड कर देंगे। अगर आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज़ का जनरल स्टडीज़ के लिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए भी टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। उसका लिंक इसके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। लेट्स बिगिन। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना की शुरुआत कहाँ हुई है? देखिए, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड एनटीपीसी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, जहाँ पे एनटीपीसी का सिमद्रोही थर्मल स्टेशन है, आंध्र प्रदेश में सिमद्रोही थर्मल स्टेशन के जलाशय से ये शुरू की है परियोजना। इसका करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। जन शिक्षण संस्थान जेएसएस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जन शिक्षण संस्थान, जन शिक्षण संस्थान ने कर्नाटक के वन्य क्षेत्र के भीतर आदिवासी बस्तियों में हाई स्पीड इंटरनेट की व्यवस्था की है। इस योजना की संपूर्ण फंडिंग भारत सरकार के अनुदान द्वारा होती है। देखिए, ये जो पहला स्टेटमेंट है ये सही नहीं है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। जन शिक्षण संस्थान कर्नाटक में नहीं हुई है, ये आदिवासी बस्तियों में हाई स्पीड इंटरनेट की व्यवस्था, ये नीलांबूर जो फॉरेस्ट एरिया है, नीलांबूर, और नीलांबूर फॉरेस्ट एरिया कहाँ पे है? केरला में। तो केरला में इसकी व्यवस्था हुई है। और ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? भारत सरकार की कौन सी मिनिस्ट्री है? इसका नोडल एजेंसी है जो ये है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत हो रहा है। ये इसी मंत्रालय के अंतर्गत ये प्रोजेक्ट आता है। भारतीय इतिहास में वैगन ट्रेजेडी की घटना किस विद्रोह से जुड़ी हुई है? वैगन ट्रेजेडी जुड़ी हुई है मोपला विद्रोह से। इसका करेक्ट आंसर होगा मोपला विद्रोह। और मोपला विद्रोह का संबंध किससे है? केरल के मालाबार तट पर निवास करने वाले जो मलयाली भाषा के मुसलमान हैं उनसे जुड़ा हुआ है ये। असहयोग और जो खिलाफत आंदोलन के पश्चात 1921 में मालाबार क्षेत्र में जो मोपलाओं का विद्रोह आरंभ हो गया था, ये उसी से ही जुड़ी हुई घटना है। दरअसल उसके तत्काल बाद में ही मालाबार क्षेत्र में जो अधिकांश जमींदार हैं नंबूदीर ब्राह्मण थे, तो कहीं पे ज़्यादातर काश्तकार मोपला मुसलमान थे। उन्होंने इस विद्रोह ने क्या है कि हिंसक और सांप्रदायिक रूप ले लिया था। इस विद्रोह को रोकने के लिए अंग्रेजों ने एक स्पेशल फोर्स का भी गठन किया था, उसका नाम है मालाबार स्पेशल फोर्स। और इसी के आगे चल के नवंबर में 1921 में जब लगभग 67 मोपला विद्रोहों को एक बंद माल डिब्बे में तिरूर से पोदनूर की केंद्रीय जेल में ले जाया जा रहा था, तो रास्ते में उनकी दम घुटने से मौत हो गई। इसी घटना को वैगन ट्रेजेडी कहते हैं। जो 67 थे उनको एक बंद डिब्बे में ले जा रहे थे अंग्रेज और उनकी दम घुटने से डेथ हो गई थी। इसको ही बोला जाता है वैगन ट्रेजेडी। कोंकण अभ्यास निम्नलिखित में से किन दो देशों की सेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है? जो कोंकण एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज
भारत और ब्रिटेन की नौसेनाओं के बीच सहयोग और तालमेल को बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। इसका सही आंसर है भारत और ब्रिटेन। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज को किस स्थान पर फहराया गया था? राष्ट्रीय ध्वज को सबसे पहले फहराया गया था कलकत्ता में। कोलकाता में फहराया था। कब फहराया था? 1906 में फहराया था। किसने फहराया था? ये फहराया था सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने। बॉम्बे प्राथमिक शिक्षा एक्ट को पारित करवाने में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया? जो बॉम्बे प्राथमिक शिक्षा अधिनियम है, ये भारत का ऐसा पहला अधिनियम था जिसके द्वारा देश में पहली बार किसी राज्य ने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को सही माना था। यह विधेयक बॉम्बे विधानसभा में किसने पेश किया था? विट्ठल भाई पटेल ने। और यह बिल बॉम्बे प्राथमिक शिक्षा अधिनियम 1918 के रूप में पारित हुआ था। तो ये देश का पहला अधिनियम था अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए। महात्मा गांधी एंड हिज मिथ्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इन्होंने जो बुक लिखी है गांधी जी के जीवन आंदोलन, इस पे काफ़ी गहन शोध किया है। ये अमेरिका में वाशिंगटन के रहने वाले हैं, निवासी है वहाँ के। ये पत्रकार हैं, लेखक हैं मार्क शेपर्ड। भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम और न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग मैक्सिमम जो विधानसभा में मेंबर हो सकते हैं वो हो सकते हैं 500, और मिनिमम हो कम से कम 60 होने चाहिए। लेकिन गोवा है वो इसका अपवाद है। गोवा में 40 है, 40 सीट्स हैं गोवा में विधानसभा की। देखिए बहुत सारे आप फ्रेंड्स में से देख तो रहे हैं वीडियोस, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आप सब्सक्राइब करेंगे तो सपोर्ट रहेगा आपका, अच्छे वीडियोस और अच्छे प्रैक्टिस टेस्ट करवाने का इंस्पिरेशन रहेगा। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 16वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? जो 16वीं अनुसूची है एक्चुअली उसमें आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के जो आदिवासी एरियाज हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन का प्रावधान है। इसमें नॉर्थ ईस्ट के जो एरियाज हैं उनके ट्राइबल एरियाज में क्या एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा उसका प्रावधान है। लेकिन इसमें मणिपुर इसमें कंसिडर नहीं है। मणिपुर 16वीं अनुसूची से बाहर है। भारत का उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को कानूनी सलाह कब देता है? जो अपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, वो राष्ट्रपति को कानूनी सलाह देता है जब राष्ट्रपति को इसकी आवश्यकता होती है, जब ही देता है। इसलिए बिना मांगे सलाह देना ठीक नहीं है किसी को भी। भारत में कृषि राजस्व पर कर कौन लगा सकता है? जो एग्रीकल्चर रेवेन्यू है उस पर टैक्स कौन लगा सकता है? भारत में जो एग्रीकल्चर रेवेन्यू है उस पर टैक्स राज्य सरकार लगाती है। केंद्र सरकार कृषि राज्य पर टैक्स नहीं लगा सकती है। और ये कहाँ पे मेंशन है? ये जो आयकर अधिनियम है 1961 उसमें लिखा हुआ है कि सिर्फ राज्य सरकारें ही कृषि आय पर कर लगा सकती है। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना ये की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और वो ही इसके अध्यक्ष थे। एक्चुअल में इसके अध्यक्ष जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है वही होता है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी।
पहले भाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जो पहला ये लैंग्वेज कमीशन बना है भाषा आयोग, ये कब बना है जरा इसको देख ले हम। ये बनाया है 1955 में, और इसने अपनी रिपोर्ट जो सबमिट की थी वो 1956 में की थी, और जो पार्लियामेंट में इसकी रिपोर्ट को पेश किया था या दिखाया था पार्लियामेंट में, वो 1957 में दिखाया था। इसके अध्यक्ष थे बीजी खेर। कई एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है लेकिन कंफ्यूज करते हैं, इसलिए आपको इस पे क्लियर रहना है। बीजी खेर इसके अध्यक्ष थे। 55 में बनाया था, रिपोर्ट 56 में पेश की थी, और पार्लियामेंट में इसको 57 में प्रेजेंट किया था। प्रत्येक वर्ष वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों से पहले सरकार के अनुमानित आय और व्यय दोनों का बयान देने के लिए किसका होना आवश्यक है? वित्त वर्ष के संबंध में संसद में जो गवर्नमेंट का हिसाब किताब है, खर्चा और इनकम दोनों का देने के लिए ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का होना आवश्यक है, राष्ट्रपति का। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पिछड़े वर्गों से संबंधित है? जो बैकवर्ड वर्ग हैं उनसे कौन सी कमेटी संबंधित है? ये कमेटी है काका कालेकर समिति। ये 1953 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो वंचित लोग हैं उनमें असमानताओं को दूर करने के लिए, सुधारों की सिफारिश करने के लिए एक चार्टर के साथ कालेकर की अध्यक्षता में एक पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की थी। अब देखिए 53 में स्थापना की थी, 55 में कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। तो कमीशन ने तो कर दी, लेकिन अभी तक उसका क्या हुआ है ये सब अभी पता नहीं है। अभी भी सोशली डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, केरल, महाराष्ट्र को उनकी स्थापना के सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। स्थापना पहले किसकी हुई है, बाद में किसकी हुई है? तो देखिए हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई है 1970 में, मणिपुर की स्थापना हुई है 1971 में, केरला की स्थापना हुई है 1956 में, और महाराष्ट्र की स्थापना हुई है 1960 में। सो इसका करेक्ट आंसर होगा सबसे पहले 1956 केरला, देन 1960 महाराष्ट्र, देन हिमाचल, देन मणिपुर। सो दिस वन करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए योग्यताओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए एलिजिबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन सही नहीं है। गलत कौन सा है इनमें से? वो 30 वर्ष किसी लाभ के पद पे नहीं हो, लोकसभा सदस्य बने रहने की योग्यता रखते हो, वो संसद के किसी सदस्य का सदस्य होना जरूरी नहीं है। डी इसका आंसर होगा। राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए पार्लियामेंट के किसी सदन का मेंबर होना जरूरी नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की किस समिति के सदस्य नहीं थे? देखिए अध्यक्ष नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ सदस्य की बात हो रही है। ये ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति के सदस्य नहीं थे। ऑर्डर ऑफ जो बिजनेस समिति कमेटी थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? KM मुंशी। राजेंद्र प्रसाद इसके सदस्य नहीं थे। निम्नलिखित में से अंतरराज्यीय परिषद को कौन स्थापित कर सकता है? देखिए जो इंटर स्टेट काउंसिल है ये आती है आर्टिकल 263 में, और ये राष्ट्रपति द्वारा बनाई जाती है।
सो राष्ट्रपति ही इसको स्थापित कर सकते हैं। किस पर्यावरणविद ने जैव विविधता संस्करण क्षेत्र का सिद्धांत दिया है? ये दिया है नॉर्मन मेयर्स ने। इसका करेक्ट आंसर है नॉर्मन मेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे द्वितीयक प्रदूषक कहा जाता है? द्वितीयक प्रदूषक किसे कहा जाता है? एक्चुअली द्वितीयक प्रदूषक वो होता है जो प्राथमिक प्रदूषकों के जो उनसे उत्पन्न होता है, प्राथमिक प्रदूषकों से जो उत्पन्न होते हैं उनको द्वितीयक प्रदूषक बोला जाता है। प्राथमिक प्रदूषक सीधे स्रोत होते हैं जिनसे प्रदूषण उत्पन्न होता है। प्राथमिक प्रदूषक कौन से हैं? जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, बेंजीन है, ये सब प्राथमिक प्रदूषक हैं। और द्वितीयक प्रदूषक जो इनके द्वारा उत्पन्न होते हैं, जैसे ओजोन है, धुआं है, फॉर्मेल्डिहाइड है, ये सब द्वितीयक प्रदूषक में आते हैं। शाहगढ़ भूदृश्य किस जानवर के दोबारा प्राप्त करने के लिए बनाया गया है? भारत में जो चीता है उसकी लगभग तादाद बहुत कम, गायब से हो गया है आज़ादी से पहले से ही लगभग। तो इसके लिए, चीते के पुनर्प्राप्ति के लिए ये बनाया है। और ये कहाँ पे बनाया है? ये शाहगढ़ है जो राजस्थान में है। कौन सा मिलान सही नहीं है? गलत कौन सा है ये पूछा जा रहा है। ये सही है, बैतरकर्णी का उड़ीसा में है। गुमामल राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में नहीं है। ये गुमामल है जो महाराष्ट्र में है। ये सही नहीं है, बी। कौन सा प्रदेश म्यांमार के साथ सीमाएं साझा नहीं करता है? देखिए, आपको मैप का आना बहुत ज़रूरी है। इंडिया मैप, कम से कम वर्ल्ड मैप नहीं भी आ रहा है लेकिन इंडिया का मैप आपको आना बहुत ज़रूरी है। और साथ में नेबरिंग कंट्रीज। म्यांमार के साथ इसमें से आसाम की सीमाएं नहीं लगती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ये तो म्यांमार के साथ इसकी बॉर्डर लगते हैं, लेकिन आसाम इधर है, यहाँ नहीं लगते हैं इसके बॉर्डर। INSDAG किस स्थान पर स्थित है? INSDAG होता है इंस्टीट्यूट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ये संस्थान कलकत्ता में है। ये मुख्यतः प्रमुख तरीके से स्टील के उपयोग और उसकी गुणवत्ता के इम्प्रूवमेंट के लिए काम करता है। निम्नलिखित में से किस धातु के उत्पादन में भारत विश्व में पहले स्थान पर है? भारत है, इसके माइका के 60% भंडारण तो केवल हमारे झारखंड में ही है। 60% रिजर्व्स माइका के सिर्फ झारखंड में ही है, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में। और बाकी जगह भी है इंडिया में, और पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है माइका प्रोडक्शन में। निम्नलिखित में से कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? बात हो रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। ये इंडिया के टोटल 8 स्टेट से पास होती है, और वो स्टेट हैं मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, इधर झारखंड, छत्तीसगढ़, MP, राजस्थान और फिर गुजरात। यहाँ से होके
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस राज्य से पास हो रही है? इनमें से मध्य प्रदेश से पास हो रही है। कल्पक्कम में वाणिज्य नाभिकीय ऊर्जा के लिए भारत के पहले फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की कैपेसिटी कितनी है? ये भारत का पहला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है जो तमिलनाडु के कल्पक्कम में है। और इसको कब कमीशन किया गया था? ये कमीशन हुआ है जनवरी 1984 में, 24 जनवरी 1984 को। इसकी कैपेसिटी है 500 मेगावाट। चाय, कॉफ़ी, मसाले, नारियल, रबड़, इलायची और मिर्च को किस ग्रुप में रखा जाता है? इनको रोपाई की जाने वाली फसल बोलते हैं। ये इनको रोपाई की जाने वाली फसलें बोला जाता है और इनको बागानी फसलें भी बोला जाता है। बागाई और रोपानी फसलें हैं ये। बागानी फसल। निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक घटना हिंद महासागर में आम है? हिंद महासागर में जो घटना आम है वो है साइक्लोन। बिकॉज जो प्रेशर डिफरेंस होता है, प्रेशर में डिफरेंस की वजह से साइक्लोन पैदा होते हैं। चक्रवात कब पैदा होते हैं? असमान वायु दाब के कारण ये चक्रवात उत्पन्न होते हैं। एक तो उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर जब सर्कुलर रोटेशन होता है, वृत्ताकार घुमाव होता है, उससे चक्रवात का निर्माण होता है। सो ये आम बात है इंडियन ओशन में। पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? पोर्ट ब्लेयर है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। और ये साउथ अंडमान द्वीप पर है, दक्षिणी अंडमान में। ये ध्यान रखना आपको, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। जोजिला दर्रा देश के किस राज्य में स्थित है? जोजिला पास जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग के नज़दीक है। ये लद्दाख को कश्मीर से जोड़ता है। राज्य यूटी, इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। ये लद्दाख को कश्मीर से जोड़ता है। इसका क्वेश्चन एक्सपेक्टेड आ सकता है, आप ध्यान रखिएगा इसके बारे में। नॉर्थ में जितने भी पास हैं आप एक बार उनको नोट्स बना लीजिए, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। अटल टनल वगैरह, ये कोई सा क्वेश्चन आ सकता है। किस वित्त आयोग के आधार पर भारत संघ के किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता? ये कौन से फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट में है कि किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता? ये है 14th फाइनेंस कमीशन, जो वित्त आयोग है उसकी रिपोर्ट में लिखा है ये। मसाला बॉन्ड के बारे में सत्य कौन सा कथन नहीं है? देखिए, मसाला बॉन्ड जो इंडियन कंपनीज हैं उनको भारतीय मुद्रा में विदेशी कर्ज बढ़ाने की अनुमति देते हैं। इसमें क्या है कि भुगतान भारतीय रुपए में होता है, लेकिन उसी समय जो इन्वेस्टर्स हैं, निवेशक, ब्याज दरों को प्राप्त करते हैं जो अपने घरेलू बाजार की तुलना में अधिक है। एक्चुअली मसाला बॉन्ड का सबसे बड़ा बाजार कहाँ है? ये लंदन में ही है, ये न्यूयॉर्क में नहीं है। इसीलिए गलत कौन सा है? थर्ड वन गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है। मसाला बॉन्ड का सबसे ज़्यादा बड़ा बाजार लंदन में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीमेन इन एग्रीकल्चर कहाँ पे है? ये भुवनेश्वर में है। इसकी स्थापना हुई है 1996 में और ये भुवनेश्वर में है, उड़ीसा में।
निम्नलिखित में से क्या भारत के सकल घरेलू बचत में अपना सर्वाधिक योगदान देता है? भारत का जो सकल घरेलू बचत है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान होता है, हिस्सा घरों में बचत का होता है। घरों में जो बचत है अधिकतर हिस्सा उसी का ही होता है। OLTAS किससे संबंधित है? ये इनकम टैक्स सिस्टम से रिलेटेड है। एक ये है ऑनलाइन टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम। OLTAS क्या होता है? ऑनलाइन टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2004 से। निम्नलिखित में से क्या गरीब देशों की मदद करता है? इनमें से कौन सा है जो गरीब देशों की मदद करता है? ये है IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। IDA क्या है? IDA है जो वर्ल्ड बैंक का ही हिस्सा है। ये वर्ल्ड बैंक का ही हिस्सा है। और इसकी स्थापना कब हुई थी IDA की? IDA की स्थापना हुई है 1960 में। अभी प्रेजेंट में इसके कितने मेंबर हैं IDA के? IDA के अभी प्रेजेंट में 173 नेशंस इसके मेंबर हैं। राघवन समिति के आधार पर सरकार ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम कब पारित किया? राघवन कमेटी ने रिकमेंड किया था प्रतिस्पर्धा अधिनियम को, ये 2003 में पारित किया गया था। निम्नलिखित में क्रेडिट आवश्यकता को पूरा करने के लिए माइक्रो फाइनेंस का प्रयोग सबसे ज़्यादा कौन करता है? जो क्रेडिट आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए माइक्रो फाइनेंस का सबसे ज़्यादा अगर कोई उपयोग करता है तो गरीब तबके के जो लोग हैं, समाज के गरीब और कमज़ोर, वो करते हैं। IIFC, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई है 2006 में। गतिशील कर की परिभाषा क्या है? गतिशील जो कर है इसमें बढ़ी हुई मूल्य या मात्रा के लिए कर वृद्धि की दर को कर में मिलाकर गतिशील कर प्राप्त होता है। सो इसका सही आंसर होगा बढ़ी हुई मूल्य या मात्रा के लिए कर वृद्धि की दर। निम्नलिखित में क्या RBI की शक्ति नहीं है? इनमें से कौन सा पावर RBI के पास नहीं है? RBI के पास बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का पावर नहीं है, ये गवर्नमेंट का काम है। ब्रेटन वुड ट्विंस किसे कहा जाता है? ब्रेटन वुड ट्विंस कहा जाता है IBRD और IMF को। IBRD और IMF को बोला जाता है जो, और ये दोनों ही आज वर्ल्ड बैंक का हिस्सा है। कम कार्बन विश्व में संक्रमण को उत्प्रेरित करने के लिए क्लाइमेट न्यूट्रल नेटवर्क किसमें लॉन्च किया? जो क्लाइमेट न्यूट्रल नेटवर्क है इसको लॉन्च किसने किया? इसको लॉन्च किया था यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। बी इसका सही जवाब। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब की गई? प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत हुई है 1992 में। और इसी प्रोजेक्ट एलिफेंट के अकॉर्डिंग अब तक जो 12 स्टेट्स हैं, 12 स्टेट्स में 24 एलिफेंट रिजर्व्स बनाने की घोषणा की थी, ये बने हैं। और इंडिया में टोटल 17 स्टेट्स में एलिफेंट पाए जाते हैं। बाघ संस्करण की पहली सरकारी मीटिंग कहाँ हुई थी? बाघ संरक्षण है,
बाघ संरक्षण पर पहली सरकारी मीटिंग कहाँ हुई थी? बाघ संरक्षण पर जो पहली सरकारी मीटिंग हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ये 2009 में हुई थी और ये काठमांडू में हुई थी, काठमांडू में, नेपाल। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। एशियाई ब्राउन बादल वायु प्रदूषण की एक परत है जो उत्तरी हिंद महासागर, भारत और पाकिस्तान के हिस्सों को कवर करता है। एशियाई ब्राउन बादल, एशियाई ब्राउन बादल एक स्थायी घटना है। ये बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट, ये कोई स्थायी घटना नहीं है। सो इसका सही आंसर ये होगा। रेड प्लस प्रोग्राम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो रेड प्लस प्रोग्राम है ये कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD से रिलेटेड है। जैव विविधता सम्मेलन, मेलाथियान क्या है? मेलाथियान एक कीटनाशक है और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो भी थोड़ा ध्यान में रखना, चर्चा में है ये। निर्यात जोखिम बीमा निगम निम्नलिखित में से किस संस्थान का पुराना नाम था? निर्यात जोखिम बीमा निगम। देखिए जो निर्यात जोखिम बीमा निगम है इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। इसका 1964 में नाम चेंज करके निर्यात क्रेडिट और गारंटी नियम लिमिटेड रख दिया गया। फिर थोड़ा और किसी का माइंड एक्टिव हुआ और उन्होंने 1983 में इसका फिर नाम चेंज कर दिया और फिर नाम बदलकर भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम कर दिया। इस संस्था का पुराना नाम ये है जो मैंने आपको बताया। और अभी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसका आंसर होगा बी, बिकॉज 83 के बाद से यही इसका पुराना नाम है। 64 में निर्यात क्रेडिट और गारंटी नियम लिमिटेड था, 83 में ये भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम कर दी। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन पाम ऑयल के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। देखिए खाद्य तेल का हमारा इंडोनेशिया, मलेशिया इधर से इंपोर्ट होता है। इसके तहत साल 2030 तक 10 लाख हेक्टेयर में पाम ऑयल की खेती करवाने का लक्ष्य है। आने वाले 10 साल में भारत में पाम ऑयल का उत्पादन 28 लाख टन तक किया जाएगा। अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन पाम ऑयल को मंजूरी दी है। इस मिशन के तहत आने वाले दिनों में है जो भारत पाम ऑयल के आयात पर अपनी निर्भरता को कम करेगा। इसके लिए इंडिया ने जो ईस्टर्न इंडिया है और अंडमान निकोबार है वहाँ पे पाम ऑयल की खेती की प्रोसेसिंग पे जोर देना शुरू कर दिया है। और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इसका खर्च वहन करेगी। सरकार का लक्ष्य यही है कि 2025 तक 10 लाख हेक्टेयर में पाम ऑयल की खेती हो और आने वाले 10 साल में भारत में पाम ऑयल का उत्पादन लगभग 28 लाख टन तक पहुंच जाए। ये तो सही है, लेकिन ये जो टारगेट है ये 2030 का नहीं है, 2025 का है। इंडोनेशिया और मलेशिया ये इस तरीके के कंट्री है जो कभी भी टर्की का सपोर्ट करते हैं, कभी पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं, इर्रेलेवेंट है। और यहीं से हम ये पाम ऑयल को इंपोर्ट करते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम इसके प्रोडक्शन पे ज़्यादा ध्यान दें और यही गवर्नमेंट कर रही है। आत्मनिर्भर शायद यही है।
हाल ही में किस देश ने अपने यहाँ 3 बच्चों की नीति लागू करने की बात कही है? ये बोलते हैं रात का बूला घर को आए, उस तरीके का काम है ये। ये महाशय चाइना ने, चीन ने किया है ये काम अभी। चीन में क्या है, जो बुजुर्ग पॉपुलेशन है, बूढ़ों की संख्या वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और जन्म जो बर्थ रेट है वो भी कम हो गई है। बिकॉज चाइना ने पहले क्या किया, वन चाइल्ड पॉलिसी, वन चाइल्ड पॉलिसी को रखा, फिर उसके बाद चाइना ने 2 चाइल्ड पॉलिसी कर दिया, और अभी चाइना ने ये 3 चाइल्ड पॉलिसी की बात कही है। हमारी जितनी यूथ पॉपुलेशन है, चाइना में बुजुर्ग पॉपुलेशन है। महात्मा गांधी के अनुसार उनके जीवन में त्वरित और व्यावहारिक परिवर्तन किस पुस्तक को पढ़ने से आया था? ये पुस्तक है जॉन रस्किन की बुक है। जॉन रस्किन की बुक है ये। इस बुक का पहली बार प्रकाशन हुआ था 1860 में। इस पुस्तक में जो पूंजीवाद है उसकी बहुत कड़ी आलोचना की है, और इस पुस्तक से गांधी जी काफ़ी प्रेरित हुए, और उन्होंने एक फार्म इंडियन ओपिनियन नाम से एक अपना खुद का अखबार शुरू किया था। वहाँ सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के एक समान वेतन दिया जाता था। गांधी जी ने जो शुरू किया था तो वो प्रभावित थे अनटू दिस लास्ट। ये बुक थी जॉन रस्किन की, अनटू दिस लास्ट। भारत में केवल एक वास्तविक अतिवादी गरम दल के नेता थे, और वो तिलक थे। ये किसने कहा था बाल गंगाधर तिलक के बारे में कि वो ही सिर्फ एक ओनली गरम दल के नेता थे? ये एडविन मॉन्टेग्यू ने कहा था बाल गंगाधर तिलक के बारे में। आपको बताऊं मैं, ये इनका जन्म 1856 में हुआ है, और इनका जन्म महाराष्ट्र में रत्नागिरी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे हुआ है। ये गरम दल के नेता थे, नरम दल में भी रहे हैं। पहले तो गरम और नरम दल दोनों में ही थे, लेकिन विभाजन के बाद ये गरम दल में चले गए थे। सी राजगोपालाचारी द्वारा प्रतिपादित किए गए CR फॉर्मूला के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, गलत है? कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? ये थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? सही को ढूंढते हैं। इनमें जिन्ना और मुस्लिम लीग से वार्तालाप का समर्थन किया था, ये सही है। इसमें CR फॉर्मूला की बात हो रही है। इसमें मुस्लिमों को अलग राज्य दिए जाने के लिए जनमत संग्रह की सिफारिश की गई थी। ये 1944 की जिन्ना गांधी वार्तालाप का आधार बना। ये सारे ही सही है। राजा जी फॉर्मूला, इसको राजा जी फॉर्मूला भी बोला जाता है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किससे संबंधित है? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ये गोपाल कृष्ण गोखले ने इसको संगठित किया था। ये बनाई थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने 1905 में। ये सोशली एक्टिव काम करते थे, सोशल रिफॉर्म्स वगैरह के लिए, सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेते थे। निम्नलिखित में कौन सा कारण साइमन कमीशन के विरोध का प्रमुख कारण था? साइमन कमीशन का लोगों ने बहिष्कार क्यों किया था? बिकॉज साइमन कमीशन में एक भी मेंबर इंडियन नहीं था, कोई भी इस आयोग का सदस्य भारतीय नहीं था। ये कब बना था साइमन कमीशन? जॉन अल्सेब्रुक साइमन की अध्यक्षता में 1928 में भारत आया था। इस आयोग का गठन है जो भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए किया, अध्ययन करना था, और इसमें कोई भी मेंबर इंडियन नहीं था, इसलिए लोगों में असंतोष हुआ इसको लेकर। हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी 1915 में। इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी मदन मोहन मालवीय ने, और इसी संस्था की वजह से आर्य समाज और अन्य हिंदू संगठनों ने मिलकर साथ में काम किया।
और इसका पहला सम्मेलन जो हुआ था कहाँ पे हुआ था? हरिद्वार में हुआ था इसका पहला सम्मेलन। भारत में साम्यवाद के पथ प्रदर्शक कौन थे? जो साम्यवाद है उसके पथ प्रदर्शक थे मानेंद्र नाथ रॉय। मानेंद्र नाथ रॉय, एम एन रॉय, ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके संस्थापक थे ये। नीचे दी गई घटनाओं आंदोलनों को सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। सही कालक्रम में व्यवस्थित करते हैं। रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ है। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन 1927-28। देन सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये है 1930, 12 मार्च 1930 जब गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी। भारत छोड़ो आंदोलन, ये है 8 अगस्त 1942। सो इसका करेक्ट सीक्वेंस होगा, वो होगा फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ। रोलेट एक्ट, साइमन कमीशन, देन सविनय अवज्ञा आंदोलन और फिर भारत छोड़ो आंदोलन। भारत में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई? जो लैंड होल्डर सोसाइटी है उसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी। ये 1838 में हुई थी इसकी स्थापना। इनमें से बंगाल के किस शासक ने जरबे मुर्शिदाबाद नामक सिक्का जारी किया था? जरबे मुर्शिदाबाद जो सिक्का है वो मुर्शीद कुली खान ने शुरू किया था। ये बंगाल के पहला नवाब थे। 1717 से 27 तक ये नवाब रहे हैं। और उसने क्या किया, मकसूदाबाद का नाम बदलकर मुर्शिदाबाद कर दिया। जैसे ही मुगल सम्राट था जो फारुखसियार, और उसने परिवर्तन की मंजूरी दे दी, नाम से परिवर्तन की। उसके बाद मुर्शिद कुली खान ने जो नई टकसाल जारी की, नए सिक्के, उसमें जरबे मुर्शिदाबाद नाम के सिक्के जारी किए। तो ये नाम बदलने का ऐसा नहीं है, अभी होते हैं, पहले भी होते थे जगहों के नाम बदलना। हाल ही में सुर्खियों में चल रहा हिंदुस्तान 228 क्या है? हिंदुस्तान 228 ये पहला विंग सिविल वायुयान है। ये बनाया है HAL ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। ये पहले विंग सिविल वायुयान है हिंदुस्तान 228 को, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है HAL का। ये 19 सीटर वायुयान है जिसका उपयोग हवाई निगरानी, इमरजेंसी, फोटो वीडियोग्राफी या पैसेंजर्स को ले जाना और इसमें किया है। और इसको इंटरनेशनल लेवल पे भी प्रमाणिकता के लिए दावेदारी पेश की है HAL ने, टाइप सर्टिफिकेट के लिए। इसका जो लो स्पीड ट्रायल है वो शुरू हो चुका है। DGCA ने इसको प्रमाण पत्र दे दिया है। DGCA क्या है? नागर विमानन निदेशालय के जो होता है वो होता है। इसका सही आंसर होगा पहला सिविल वायुयान। इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। इनमें से गलत कौन सा है? इनमें से जो गलत है वो है D, चेनाब चंद्र और व्यास संगम नदियों के संगम से बनती है। देखिए जो चेनाब है वो चंद्रा और भागा दो नदियों के संगम से बनती है। ये दोनों नदियां हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। तांदी नामक स्थान पे चंद्रा और भागा दोनों का संगम होता है, और हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नदी कहा जाता है चेनाब नदी को। भारत के निम्न मूल्य सूचकांक में कौन सा शीर्षक मुद्रास्फीति को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? ये WPI है, ये इसका प्रयोग किया जाता है।
होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये मूल्य सूचकांक है। इसका पूरा नाम थोक मूल्य सूचकांक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार कीजिए। सूचक योजना मिश्रित अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है, सही पूछ रहा है, ये सही है। पूर्व योजना समाजवादी देशों द्वारा उपयोग की जाती है, ये सही नहीं है। जो समाजवादी देश हैं वो व्यापक योजना को प्रयोग में लेते हैं, ना कि पूरी पूर्व योजना को। सूचक योजना लचीली होती है, जो निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के लिए यूजफुल होती है, इसलिए इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था भी बोला जाता है। भारत के सबसे बड़ी कृषि आयात के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, ये कृषि आयात की बात हो रही है, इंपोर्ट। सबसे अवरोही क्रम की बात करें तो 3, 1 एंड देन 2, ये इसका सही आंसर होगा। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? भारत की जो स्थलीय सीमा है, टोटल स्थलीय सीमा, वो है 15,200 किलोमीटर। और भारत की स्थलीय सीमा बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान से लगती है। बांग्लादेश के साथ लगती है 4096 किलोमीटर, जबकि पाकिस्तान के साथ लगती है इतना 3323 किलोमीटर। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है, इसलिए सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ लगता है। पॉलीमेटेलिक मॉड्यूल में मुख्य रूप से कौन सी धातु पाई जाती है? पॉलीमेटेलिक जो मॉड्यूल है, इसमें भारत निवेश करने वाले जो कंट्रीज हैं उनमें एक इम्पोर्टेंट कंट्रीज है, और ये मैग्नीज से रिलेटेड धातु है। अभी इंडिया ने इसके लिए लगभग इतना स्क्वायर किलोमीटर एरिया आइडेंटिफाई कर लिया है पॉलीमेटेलिक मॉड्यूल के लिए। भारतीय उर्वरक उद्योग की शुरुआत सिंगल सुपर फॉस्फेट की स्थापना के साथ किस स्थान से हुई थी? देखिए, पहले तो भारतीय जो उर्वरक उद्योग है, ये इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना 1906 में हुई थी। ये रानीखेत में हुई है, जो तमिलनाडु के नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में है। रानीखेत तमिलनाडु में है, नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से इसकी स्थापना हुई है। भूविज्ञान अध्ययन केंद्र किस स्थान पर है? जो भूविज्ञान अध्ययन केंद्र है वो केरला में है। केरला में कहाँ? तिरुवनंतपुरम में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? भूविज्ञान अध्ययन केंद्र की स्थापना 1978 में हुई थी। भारत का पहला वन्यजीव रिजर्व कौन सा है? जो भारत का पहला वन्यजीव रिजर्व है वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में। NAFUS का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है नेशनल फंड फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिख साम्राज्य की स्थापना महाराजा रंजीत सिंह ने की थी। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद सिख साम्राज्य का पतन हो गया। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ये क्वेश्चन इसलिए बनाया है कि अभी
रिसेंटली पाकिस्तान में जो लाहौर किला है वहाँ पे प्रथम सिख शासक महाराजा रंजीत सिंह जी जो हैं उनकी प्रतिमा को प्रतिबंधित संगठन जो तहरीक लब्बैक है उनके कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया। और इसकी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने काफ़ी कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है। इसलिए ये क्वेश्चन आपको बताया है। कुछ करेक्शंस की बात कर लेते हैं। ये टेस्ट फर्स्ट था, उसमें क्वेश्चन नंबर 8 था, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई थी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा बी। देखिए आप सारे टेस्ट देखिए, अगर कोई क्वेश्चन गलत है तो हम नेक्स्ट टेस्ट में उसको ठीक करेंगे। वैसे कोशिश रहती है कि गलती नहीं हो, लेकिन फिर भी तो उसको रेक्टिफाई करेंगे। एक 10वां क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन में यहाँ पे मौलिक अधिकार लिखा हुआ था। ये 11वां मौलिक कर्तव्य है जो 86 संविधान संशोधन में जोड़ा है। जो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था उसमें उसके माध्यम से जोड़ी गई थी। कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, मौलिक कर्तव्य, और ये जो 11वां है इसको 2002 में जो 86 संविधान संशोधन हुआ है उसमें शामिल किया है। वर्तमान में जो आर्टिकल 51A है उसमें ये 11 मौलिक कर्तव्य आते हैं। आज का यही टेस्ट था। सो होप यू गाइज लाइक इट। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच। ऑल द वेरी बेस्ट। गुड लक।